now we move forward and we will cover the two basic points or the aspects of this chapter, that is food technology and the health problems. Okay, the chapters is on page number 148 and 149 in your textbook. Now you all know that why do we need food, as you already know. The chapter is regarding the food and nutrition, indicate that food give us energy, not only the energy but it gives it helps you to make the different organs, it makes you healthy, and that enables us to give to work all the things. Then in latest technologies there have been latest methods which make the food टू बी प्रिजर्व फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है ना. अब अगर आप फूड को इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसके साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद बहुत सारे जरासीम ऐसे हैं जो कि फूड को स्पॉइल कर सकते हैं, लिहाजा देयर वाज अ नीड टू मेक द फूड प्रिजर्व फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जिसके लिए साइंटिस्ट ने और मुख्तलिफ लोगों ने इस पर काम किया कि ऐसा ना हो कि अगर ग़िज़ा जो है वो तैयार कर दी जाए तो उसको फौरी तौर पर अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो क्या होगा. जैसे मिल्क है, लुइस पास्चर वो द साइंटिस्ट एंड ही डेवलप द मैथड, और उसके नाम की वजह से ये टेक्नोलॉजी है पेस्चराइजेशन के नाम से ही मशहूर हो गई, जिसमें क्योंकि दूध के अंदर सबसे ज़्यादा जरासीम के होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मिल्क मैन जो वो कंटेन कर रहा है, जिस कंटेनर में वो दूध मौजूद है, या फिर जो कैरी कर रहा है, मतलब बहुत प्रोसेस से दूध चूँकि गुजरता है, इस वजह से सबसे ज़्यादा कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं मिल्क में. और बहुत ज़्यादा एक ज़माने में बीमारियां जो हैं, जैसे ख़ास तौर पे ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जो है वो दूध के ख़राब होने की वजह से फैलती थी उस ज़माने में. तो उसके बाद इनिशियली उसका बेस्ट जो प्रोसेस किया गया कि द मिल्क वाज बॉइल्ड एट द हाई टेम्परेचर एंड इट वाज इमीडिएटली कूल टू अ वेरी लो टेम्परेचर. यानी दूध को सेव करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर में पहले उसे हीट किया गया और उसको फौरी तौर पर कूल कर दिया गया, ताकि बिल्कुल कंटेमिनेशन के चांसेस ना हो, या तो जर्म्स पूरे किल कर जाएं, या फिर अगर वो रह भी जाएं तो बिल्कुल उनकी एक्टिविटी जो है वो रिटार्ड हो जाएं, ख़त्म हो जाए. फिर इसी तरह से रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस आया, यानी फ्रिज या फ्रीज़र की मदद से भी हम फूड को फॉर द लिटिल पीरियड ऑफ टाइम या फ्रीज़र में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो है वो उसको प्रिजर्व कर सकते हैं. दैन डिहाइड्रेशन, अक्सर में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो पानी की वजह से स्पॉइल हो सकती हैं. अगर किसी भी चीज़ से पानी को रिमूव कर दिया जाए, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज अ डिहाइड्रेशन, जिसमें ज़्यादातर बैक्टीरिया या जर्म्स को ग्रो करने के लिए वाटर कंटेंट की ज़रूरत होती है. जैसे अगर हम सूखी चीज़ें अपने घरों में आमतौर से हर एक के घर में ग्रॉसरीज होती हैं, आटा, दाल, चावल, बहुत तरह की चीज़ें जो हैं वो ड्राई कंडीशन से मौजूद होती हैं. लेकिन अगर किसी चीज़ पे पानी लग जाए, इवन सब्जियां भी हैं जैसे आलू प्याज है, आमतौर से किचन में ये सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मली रहती हैं. लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर उस जगह पर पानी का कहीं से भी एडिशन कर दिया जाए तो वो चीज़ वहाँ पे ख़राब होनी शुरू रहेगी. ड्राई चीज़ जो है वो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए स्टेबल रह सकती है, जबकि वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो जरासीमों को बहुत जल्दी ग्रो करने में हेल्प करती है. तो इसी तरह से चीज़ों को अगर बहुत ड्राई करके रखा जाए तो भी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, ज़्यादा दिन के लिए प्रिजर्व हो सकती हैं. फिर कैनिंग जो है वो आजकल के दौर की एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, जिसमें लोग इसको कहीं बाहर की तरफ सफ़र करें या अपने लिए स्टोर करने का भी एक मेथड है. ख़ास तौर से जो लोग बाहर जाते हैं वो कैन फूड जो है वो लेके ट्रैवल करते हैं, कि अच्छी तरह से एक तो फूड को बहुत पहले प्रॉपरली अच्छा प्रॉपर कुक करके बिल्कुल एडिक्यूएट टेम्परेचर पे कुक किया जाता है. फिर से कंटेनर्स में या जिसमें वो सील अप कर रहे हैं उसको सील करने के बाद दोबारा से उसको वेव्स और रेस से गुजारा जाता है और हाई टेम्परेचर के साथ, ताकि मज़ीद कोई और भी चांस ना रहे कि उसके अंदर जरासीम मौजूद ना रह पाएँ, या उनके अंदर सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ जो हैं जरासीम, ज़ाहिर फूड ख़राब होता ही क्यों है, उसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस करने वाले या फूड ख़राब करने वाले जरासीम मौजूद होते हैं जिसको स्पॉइल करते हैं. तो अगर जरासीमों को ही मार दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, कोई ऐसा एंजाइम प्रोड्यूसर मौजूद ही ना हो, तो फूड लॉन्गर अरसे के लिए सेफ़ रह सकता है. इसी तरह से आपको पाकिस्तान तो एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, जिसमें अभी बहुत तरक्की होनी बाकी है, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान से भी कुछ और अंडर सप्रेस्ड कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा बहुत सारा बीमारियों का शिकार हैं. तो उसमें से 3 हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, एक अंडर न्यूट्रिशन, एक मैल न्यूट्रिशन और एक ओवर न्यूट्रिशन. अंडर न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि बिल्कुल ही चीज़ों की प्रॉपर जो है, जैसे ख़ासतौर से इथोपिया है और अफ्रीकन कंट्रीज़ है, जहाँ उन बेचारों को बेसिक डाइट्स भी नहीं मिल रही. फूड सप्लीमेंट्स के 3 इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स हैं. आई हैव टोल्ड यू दैट कार्बोहाइड्रेट्स,
प्रोटीन्स, फैट्स, लेकिन बाज़ जगहों पे खाने की इतनी किल्लत है कि इन्हें ये चीज़ें भी नहीं मिल रही होती। और अगर आप अपनी बुक में इसमें देखें तो उसमें फ़ोटोज़ के साथ जो है वो बाकायदा मेंशन किया गया है कि जब इंसानों के सारे बेसिक नेसेसिटीज़ भी ना मिले तो इंसान ढांचा बनना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इनटू द डेथ। मेल न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि न्यूट्रिएंट्स तो अवेलेबल हैं लेकिन नॉट अप टू द अप्रोप्रिएट मार्क, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट से कम अगर न्यूट्रिशन हासिल हो तो वो कहलाती है मेल न्यूट्रिशन, और बिल्कुल ही ना मिले तो वो कहलाती है अंडर न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन भी बाज़ औक़ात बीमारियों का बाइस बन सकती है। ज़ाहिर है, मैंने अभी आपको जैसे हमने वाइटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स और मुख्तलिफ मिनरल्स के बारे में बताया था कि ये सारी सप्लीमेंट्स हमें चाहिए होती है लेकिन लो कंसंट्रेशन में, लेकिन अगर लो कंसंट्रेशन भी ना मिले तो भी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो घर कर सकती हैं। दैन द लास्ट वन इज़ द ओवर न्यूट्रिशन। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ ज़्यादा ही खाने पीने का शौक़ होता है, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं, फिर ऐसी चीज़ें भी बाज़ औक़ात नुकसान का बाइस बन सकती है। मिसाल के तौर पर मोटापा आ जाता है, हार्ट प्रॉब्लम है, अगर कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स जो है वो ले लिए जाएँ तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो दैट बजाय इसके कि ओवर न्यूट्रिशन जो है वो बाज़ औक़ात इंसान के लिए नुकसान का ही बाइस बन जाती हैं। ओबेसिटी हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, हार्ट एंड कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स एक्सेसिव डाइट्स की वजह से, यानी बहुत ज़्यादा ग़िज़ा लेने की वजह से हो जाती। तो लिहाजा बेस्ट क्या है, इंसान बैलेंस्ड डाइट ले, हर चीज़ ले लेकिन प्रॉपर कंसंट्रेशन में ले, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हों, फैट्स हों, प्रोटीन्स हों, एवरीथिंग शुड बी इन अ प्रॉपर अप्रोप्रिएट डाइट, मीन्स इट मस्ट बी इन द बैलेंस्ड डाइट।